वेलकम टू टीच गुरु। बच्चों कैसे हो सभी। देखो यूट्यूब चैनल अपना टीच गुरु। हम जो कर रहे हैं हमारा सीरीज चल रहा है, पार्ट नंबर 7 है। और अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि क्या चल रहा है। देखो वैसे तो ये वीडियोस जो है पार्ट्स में डलेंगे, अगर मर्ज होकर डलती है तो ये मत सोचना मैडम बीच में क्या बोलती रहती है, ठीक है। क्योंकि मर्ज करके अगर एक वीडियो बना के डालेंगे, कंटिन्यूटी में चल तो रहा ही, अपलोड होने में टाइम लगेगा इनमें बिकॉज ऑफ सम रीजंस, ठीक है। तो DSSB का बच्चों पेपर आया हुआ है, मतलब फॉर्म निकले हुए हैं, एप्लीकेशन फॉर्म्स सबने भर दिए होंगे या भर रहे होंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। तो आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तो आगे भी जुड़े रहना। इस चैनल पे मिलेगा बच्चों, और एप्लीकेशन का जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर किसी को मुझसे पढ़ना है, माने कि कोर्स लेना है, देखो आता सबको सब होता है, पर हमें गाइडलाइन की ज़रूरत होती है। गाइडलाइन के लिए थोड़े गुरु या टीचर या कोई मेंटर या कोई आपका सीनियर आपको चाहिए होता है कि थोड़ा हमें 1 महीने के लिए गाइड कर दे, ताकि हमारा जो फोकस्ड पेपर है वो हम क्रैक कर पाएँ, ठीक है। तो इसके लिए कोर्स लेना है तो भाई एप्लीकेशन पे से ले लेना, ठीक है। ये सब था। ये जुलाई फीमेल वाला पेपर चल रहा है बच्चों, और इसके अंदर क्वेश्चन चलेगा आपका 121 टू 140, ठीक है। ये चलेगा 101 लिख रखा है मैंने बच्चों, ये 300 तक के क्वेश्चन आते हैं ना। 300 में तो ये होता है, देखो टू टू 300 इसलिए होता है कि देखो 200 नंबर का मैथ बोलते हैं प्योर। प्योर मैथ में जैसे कि ना 20 नंबर की तो पेडागोजी देता है ये DSSB। मैं रोज बोल देती हूँ कि 200 नंबर का मैथ है। और जो जनरल पार्ट है उसके अंदर डाटा इंटरप्रिटेशन है, हमारे पास मैथमेटिकल रीजनिंग है, तो उसके अंदर वो 20 नंबर का मैथ हो गया। और 20 नंबर का रीजनिंग है, डाटा इंटरप्रिटेशन एंड स्टैटिस्टिक अलग से है 20 नंबर का, माने 40 तो जनरल पार्ट में है और 200 नंबर का हमारा है। तो 180 तो प्योर आपको क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं। और उसके बाद आपने 20 नंबर की मेथडोलॉजी आपसे पूछी जाती है कि आप किस तरह से पढ़ाओगे, कौन सी प्रॉब्लम का कौन सा सॉल्यूशन लाओगे। तो जैसे मैं बोलती हूँ, इन 200 नंबर में से आप कोशिश करो 150 को टारगेट करने की, ठीक है। 150 टारगेट करना बहुत बड़ी बात, मतलब टारगेट आपने करा है ना 50 छोड़ने का फैसला कर लिया और चूज कर लिया कि इनको छोड़ना है, तो समझ लो सिलेक्शन पक्का है। मैथ्स तो करा देगा, मैथ में पास हो जाओगे। और 150 मैथ में लेने जरूरी इसलिए क्योंकि भाई कट ऑफ मेरे हिसाब से, मैंने आपको बता भी दिया था कट ऑफ की वीडियो में, 170 से ऊपर ऊपर तो जाएगी जाएगी। वो भी किस बेसिस पे बताया, देखो कोई और रिव्यूज़ नहीं है। 2018 में जो हुए थे उसके बाद 21 में जो हुए थे, 18 की और 21 की कट ऑफ को देख के आइडिया लगाया है, ठीक है। एग्जैक्ट तो किसी को नहीं पता होता बच्चों। आइडिया लगाया कि भी 160 170 लेके आने पड़ेंगे। और वो इस बेसिस पे क्योंकि वैकेंसी भी कम है, पहले से कम है, बहुत ज़्यादा कम है वैसे देखे तो, इसलिए ये कि कट ऑफ ऊपर जाने के चांस होते हैं। बाकी पेपर पे होते हैं क्योंकि कुछ सिली मिस्टेक्स नज़र आती हैं और पता भी नहीं चलता उनका, क्योंकि आंसर की मैंने खुद ढूंढती हूँ तो मेरे को साइड पे नहीं मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर मिल जाते हैं, सॉल्यूशन हम करते हैं भाई। एक आध क्वेश्चन टीचर से भी गलत हो सकता है, ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई टीचर गलत नहीं कर सकता। क्योंकि आप देखोगे तो मैं आपसे सीनियर स्टूडेंट हो, आप जूनियर स्टूडेंट हो, ठीक है, स्टूडेंट सभी है। तो ये सब हो गई बातें। और ये कैसे कटेगा अब, चलो गया। क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। आपको डिस्प्ले पे क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, और आपको पता है भी लास्ट वाली क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री में और इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में एंटर कर चुके हैं, ठीक है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, तो माने कि कैलकुलस में आ गए हैं। कैलकुलस के क्वेश्चन आपको इस पोर्शन में मिलेंगे, कुछ पिछले क्वेश्चन उसमें भी थे, पोर्शन में भी थे, जो 2020 के पार्ट्स बने हुए हैं। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले आपको पूछे एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ दिस। भाई अगर आपने ना, मैं इसकी ट्रिक बता दूंगी जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है और मुझे याद भी करी हुई है मैंने, मतलब कि, और ये ना अर्थमेटिक का लगा लो, या इसके अंदर तो दे दिया ये FX करके कैलकुलस का क्वेश्चन, पर ये बिना कैलकुलस के भी हो सकता है। देखो इसके आप क्या करोगे, इसको सोल्व करने का तरीका आपको सीधा सीधा ये मान लोगे, क्योंकि हमने यही किया हुआ भाई मैथ के अंदर। तो लोगरिथम ले लोगे, log y, ये क्या हो जाएगा 1/x log ऑफ x। आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन 1/y dy/dx इज इक्वल्स टू 1/x एज इट इज, इसका क्या तो 1/x प्लस में इसका करोगे तो ये तो एज इट इज, और इसका करोगे तो -1/x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस माइनस को मैं यहाँ लिख देती हूँ, माइनस हो गया, ठीक है। तो इसको सोल्व किया, इस y को भी उधर भेज दे रही हूँ भाई, 1/x ये बन गया 1 माइनस log ऑफ x अपॉन में x स्क्वायर। आप देखोगे ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा तभी ये अपनी एक्सट्रीम वैल्यू पे पहुंचेगा, माने पॉजिटिव तो आए,
ठीक है, एक्सट्रीम तो तभी ढूंढेंगे। तो यहाँ से आप देखोगे तो log ऑफ x की वैल्यू 1 आ रही है, और ये कब होती है भाई, log ऑफ e पे होती है। तो यहाँ से आपको x पता चल गया, e है, और e यहाँ रखोगे तो e की पावर 1/e आपका बन जाता है आंसर। ये तो था ट्रेडिशनल तरीका। अब मेरी बात पे आ जाओ, जो मैं बताने वाली हूँ बच्चों, देखो ध्यान से। आपको मैं बोलती हूँ कंपेयर करो कुछ नंबर्स को, ठीक है, वो जनरल है, भी किसी के भी पेपर में आ सकता है। मैंने लिख दिया 2 की पावर 1/2, 3 की पावर 1/3, 4 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/5, 6 की पावर 1/6, ठीक है। अब ये बताओ, मैं कहती हूँ कंपेयर करके बताओ सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। अब क्या इनमें ऐसा कोई ट्रेडिशनल तरीका लगा सकते हैं बच्चों? नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिक बता रही हूँ। आपको पता है e की वैल्यू क्या होती है, एक्सपोनेंशियल, ये जो है इसकी वैल्यू होती है 2.71 करके कुछ आती है। एक्सपोनेंशियल है भाई, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है, इरेशनल नंबर। तो अब इसकी पावर देखो, इसी की पावर जो भी यहाँ लिखा है वो 1 के डिवाइड में, माने 1 अपॉन में 2.71। ये बात समझ आई? जो यहाँ लिखा है उसकी पावर में 1 के डिवाइड में वही चीज, ठीक है। ये डिब्बा, इसकी पावर में 1 अपॉन में डिब्बा, ऐसा मान लो। तो अब देखो ये चीज ना इस फॉर्म में दुनिया की सबसे बड़ी चीज है, इस टाइप की फॉर्म में। अगर मैं बोलूँ ना 225 है, 1 अपॉन में 225 है, तो इसको कंपेयर करो तो ये बड़ा है भाई। पूरी दुनिया में घूमोगे आप और आप एक डिब्बा लोगे, डिब्बे की पावर बनाओगे, 1 अपॉन में वो डिब्बा लोगे, ऐसा हो जाएगा। तो अब आपसे पूछा कि वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे मिलेगी, ठीक है। क्यों पे मत जाओगे, क्यों मिलेगी, पर मिलेगी। तो जब भी आपको कंपेयर करने को बोला जाए, आप देखो कि कौन सी चीज जो है, कौन सी जो चीज है वो इसके ज्यादा पास आ रही है, ठीक है। इसके ज्यादा पास कौन सी आ रही है, देखो 2 इससे दूर है, 3 इसके कितना पास है, देखो ये 2 से ज्यादा दूर और 3 के ज्यादा पास है ना। तो अगर मैं कहूँ इन दोनों को कंपेयर करो तो ये बड़ा है बच्चों, ये बात ठीक है। 3 और 4 को कंपेयर करना हो तो देखो इसके पास कौन पड़ता है भाई, इसके पास 3 पड़ता है, तो 3 बड़ा है। अब आपका दिमाग घूम गया होगा एक बार, तो ये क्या हुआ, देखो फिर से लिख रही हूँ बच्चों, 2 की पावर 1/2 छोटा है 3 की पावर 1/3 से, और ये बड़ा है 4 की पावर 1/4 से। आप कहोगे अगर ऐसा निशान जा रहा था तो ये भी ऐसे जाता, ये ऐसे जा रहा है तो ये भी ऐसे जाता, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा नंबर इस फॉर्म में यही है। तो आपको जब कंपेयर करना है तो इसके पास देखोगे कौन जा रहा है। अब आपके पास मैं कह दूँ 3 और 5 में से तो 3 बड़ा है, 6 और 5 में से 5 बड़ा है, क्योंकि ये इसके पास है वो ज़्यादा दूर है, ठीक है। उसी तरह ये दे रखा हो 2 2 2 5 दे रखा हो, 1 अपॉन में ये दे रखा हो, तो भाई ये नंबर बड़ा है क्योंकि ये ज़्यादा पास पड़ रहा है ना, ये तो दूर है। आपको उस नंबर की दूरी इससे देखनी है। और कुछ ऐसा होता है बच्चों कि 2.5 है, इसकी पावर 1 अपॉन 2.5, तो आप 3 का कंपेयर करोगे, इसका कंपेयर करोगे तो ये बड़ा नंबर है क्योंकि ये इसके ज़्यादा पास है, ये दूर है। मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा हर बच्चे को, दिमाग में बिठा लो, क्योंकि इस तरीके से आपको ये किसी भी पेपर में नहीं करना है, किसी में भी नहीं करना है। आपको करना है इस तरीके से। अगर किसी ने ये नहीं करा हुआ तो वो इसी तरीके से जाएगा, ठीक है। तो वो आप देख लेना। एक आधी चीज़ें, जैसे मैं हर बात बताती हूँ कि एक आधी चीज़ें याद रखने की कोशिश करो ताकि पेपर करना जल्दी हो जाए, आसान हो जाए, टाइम बचाओ। तो वो टाइम ऐसे बचेगा, ठीक है। ये वाली ट्रिक याद हो गई होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, वैल्यू ऑफ इंटीग्रल है। देखो अब यहाँ पर आपको मॉडुलस फंक्शन दिख रहा है। मॉडुलस फंक्शन है तो वही स्प्लिट होगा, कहाँ से, 0 से लेफ्ट में अलग, 0 के राइट में अलग। तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो देखो ये जाएगा -1 से x 0 तक, और 0 से x जाएगा 1 तक, ये जाएगा। तो एक काम करो, पहले 2 को अलग निकालो, या 2 को अंदर भी लेके करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं बता रही हूँ कि मैंने दोनों तरीके से करके देख लिया था, मेरे को भी था मैं कि कोई फर्क पड़ता होगा क्या, कोई नहीं फर्क पड़ता। आप इसको ऐसे करोगे ना, -1 से 1 और dx, और फिर करो माइनस, अब मोड x और dx और -1 से 1, ठीक है। इसको सोल्व कर लोगे तो 2x, ये क्या -1 से 1 तो 2 -2 0 आ रहा है, ये तो 0 ही आता होगा। ये वाले पे आ जाते हैं, ठीक है। अब इसको मिटाई दो, 0 तो आएगी ये। अब देखो इसको सोल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ऑलरेडी है इसके पास एक, देखो, ठीक है। फिर इसकी जो लिमिट वो ब्रेक होगी -1 से 0 तक, तब ये बनेगा -x dx, और प्लस में
0 से 1 तक जाएगा तो यही फंक्शन क्या बनेगा, प्लस का x और dx। देखो मोड x सबको याद होगा, जिसको नहीं याद है x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन 0 तो ये बन जाएगा प्लस x। यही होता है मोड फंक्शन, ठीक है, याद रखो। 12वीं तक ये अजीब लगता होता था, पर ये बहुत प्यारा लगता है, मुझे खुद बहुत खूबसूरत लगता है ये, क्योंकि ये चीज़ों को ना ऐसे घुमा देते हैं जैसे कोई चीज़ नहीं घुमा सकती। अब देखो, अब तो सिंपल है ना इंटीग्रेशन करना, करोगे तो भी इसका क्या बनेगा, माइनस इसका भी बाहर निकाल लो, ये लो भाई x²/2 और -1 से 0 हो गया। इसके पास प्लस है तो x²/2 और 0 से 1, ठीक है। ये माइनस ध्यान से पकड़ के रखना भाई, ये माइनस गड़बड़े करा देती है। ये माइनस जब अंदर आएगी तो इसके साथ भी आएगी और इसके साथ भी आएगी, तो वो माइनस माइनस प्लस हो गई। फिर इसको पुट करोगे 0 तो 0 हो गया, माइनस में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट है तो ये बन गया माइनस का 1/2 आ गया आगे से, ठीक है। अब वो माइनस यहाँ आई तो माइनस आ गया, अब अपर लिमिट पुट करी 1/2 और माइनस में 0 तो ये बन रहा है ये माइनस के 2/2, 3 आंसर आ रहा है। रुको बच्चों, फिर यहाँ पे होगा, कर दी ना मैंने गड़बड़ आते ही। देखो भाई, इसका इंटीग्रेशन जब आप करोगे तो ये इवन 1 पुट करो चाहे ये पुट करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। देखो ध्यान से, अब इसके अंदर मैंने क्या गड़बड़ करी है, रुक जाओ बच्चों, मैं मिटा के कर लूँ, ऐसे तो मुझे प्रॉब्लम मिलने से रही, ठीक है। चलो देखो ध्यान से, -1 से 0 तक जाएगा, 2 माइनस x कर दिया, ठीक है। ऐसे ही करना आसान लग रहा है क्योंकि अब माइनस प्लस ज़्यादा घुमाएंगे नहीं, तो 2 माइनस ये प्लस x हो गया। अब ये तो समझ आ गया होगा ना कि ये कैसे ब्रेक करा है, -1 से 0, 2 + x dx प्लस में 2 - x और 0 से 1 dx। करो भाई, 2x प्लस में x²/2 -1 से 0 प्लस में 2x - x²/2 0 से 1 पुट कर लो। और अब गलती नहीं होनी चाहिए, मेरे से भी नहीं होनी चाहिए, तुम लोगों से भी नहीं होनी चाहिए। 0 पुट करा तो सब 0, माइनस में -1 पुट करा तो -2, यहाँ पे +1/2 ये आ गया। ये इसका किस्सा ख़त्म कर दिया, यहाँ पर प्लस लगाओ। अब इसके साथ प्लस है ना, 1 पुट किया तो 2 - 1/2, फिर 0 पुट करा तो 0, इसका भी किस्सा ख़त्म। अब देखना, ये प्लस के 2 है, ये प्लस के 2 और 4 आ रहा है, ठीक है, 4। अच्छा बच्चों ये देखो, ये इवन फंक्शन था, ठीक है। जब भी आपके पास इवन फंक्शन होता है और जब हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन, तो ये 0 से 1 बन जाता, 2 आगे आ जाता और 2 dx ऐसे करना था। -1 to 1 जा रहा है ना, और ये क्या बनता है इवन फंक्शन, x रखो -x रखो, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन जब -a to a जा रहा होता है तो लिमिट को ब्रेक करते हैं 0 to a और आगे कोफिशिएंट लगाते हैं 2, ठीक है। तो ये ऐसे बनना था, ठीक है। बस 1 0 पुट करोगे तो 4 ही आना था। ये यहाँ पे 4 आ रहा है, माइनस में देखो ये माइनस का है और ये भी माइनस का है, ठीक है। तो माइनस का 1 हो गया और ये बन गया 3, आंसर आ गया, ठीक है। भाई कोशिश करा करो धीरे धीरे करने की, जल्दी करने के चक्कर में एक माइनस ना, वो जो इसका 0.25 सेकेंड का टाइम होता है ना कैलकुलेशन का, उसको 2 मिनट का बना देता है, स्लो नहीं करे तो। बन गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो इसकी हमें बतानी है एवरेज वैल्यू, तो इसकी क्या, किसी भी फंक्शन की अगर हमसे पूछ लेता है एवरेज वैल्यू तो हम कैसे निकालते हैं। देखो हमारे पास फॉर्मूला होता है फंक्शन की एवरेज निकालने का, 1/b - a और इंटीग्रेशन जो भी दे रखा है आपको, ठीक है, और 0 से 0 नहीं a से b, ठीक है। उसके लिए सिर्फ ये फॉर्मूला होता है जब a और b अलग अलग है। अगर इवन फंक्शन का केस आ जाता है तो जब इंटीग्रेशन आता है ना, उस इवन फंक्शन में आपको बता, इसी में सोल्व करके बताती हूँ। तो एवरेज का लगा हुआ फॉर्मूला यहाँ पर क्या है, ये निकलेगा 1/में b - a तो 2 -2 हो गया। अब इंटीग्रेशन लगाया -2 से 2 तक और ये क्या बन रहा है 4 - x² और dx, ठीक है। ये बन गया बच्चों 1/4 आ गया। अब आप देखोगे कि ये भी जब -2 रखो या ये रखो, मतलब -x रखो या +x रखो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि x की पावर 2 है बच्चों, ये इवन फंक्शन है। तो इसके लिए -a to a जा रही लिमिट हो जाएगी 2 और 0 से 2 हो गई। और ये क्या बन गया 4 - x² dx,
ठीक है। अब देखो ये से कट रहा है 2 आ गया, और इसको सोल्व करोगे तो ये बनता है देखो 1/2, ये आ जाता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर द रूट क्या होता है साइन इनवर्स x बाई ए। भाई ये करने के लिए ना आपको खतरनाक वाली क्या चाहिए होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला की समझ, इतनी वाली समझ कि देखो पहले ट्रिग्नोमेट्री आएगी, फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री आएगी, फिर डेरिवेटिव आएगा, फिर डेरिवेटिव की एप्लीकेशन, फिर इंटीग्रेशन, फिर उसकी एप्लीकेशन, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये सब पता है क्या, कैलकुलस, एडवांस कैलकुलस, सारा ग्रेजुएशन वाला। तो इन सब चीज़ों को मर्ज करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री चाहिए ही चाहिए, वरना आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। मतलब मैथ ना ऐसे सीढ़ियों की तरह चलता है। अगर आपने पहले ए पढ़ा है, उसके बाद बी है, उसके बाद सी है, ऐसा नहीं है कि आप आगे सी पढ़ लोगे सीधा तो आपको आगे समझ आएगा। आपको सी पढ़ने से पहले बी और ए पढ़ने पड़ेंगे। आपको डी पढ़ना है ना, तो ऐसा नहीं कि सी के बाद डी पढ़ लोगे, नहीं, आपको बी ए सी सारा पढ़ के फिर डी तक पहुंचना पड़ेगा। मैथ ऐसे सीक्वेंस में चलता है, तो कुछ भी स्किप करके मत जाया करो। और एक आध चीज सोचो ना, एक आधा चैप्टर छोड़ के चले जाते हैं तो वो ही इतने चैप्टर को ले डूबेगा वो एक चैप्टर। ठीक है, यहाँ पे पुट कर लो बस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2, और अपर लिमिट पुट करोगे तो साइन इनवर्स 1। अब देखो साइन इनवर्स 0, हमें पता है ये कितना होता है π/2, और ये एक ऑलरेडी 2 दे रखा है, तो ये कितना आ रहा है π/4। और मेरा आंसर ना मैंने 4 बार निकाल लिया हर तरीके से, हर बार यही आंसर आ रहा है π/4, पर ये पता नहीं इसने क्यों लगाया। आप लोग भी निकाल लेना, और अगर आपका π/2 आता है किसी तरीके से तो कमेंट में बता देना वो, ठीक है। और टेलीग्राम चैनल होएगा अपने इसका, उसके ऊपर डाल भी देना फोटो के कैसे आया, ठीक है, टीचर को भी पता चले कि एक आध जो गलती हो करते हैं वो कहाँ से कर रखी है। इसको तो मैं सबके लिए छोड़ रही हूँ कि अगर किसी का भी यही आता है ना तो मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। मेरे लिए ये आंसर बन रहा है हर बार। और कोई तरीका देख लो, एवरेज निकालने का ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, उसके बाद इंटीग्रेशन सोल्व करना आपकी मर्जी होती है किस तरीके से करोगे। और ये खुद ना एक इस तरीके से हो रहा है, अपर माइनस लोअर पुट कर लोगे तो भी इसने यही आना था। मैंने ये भी करके देख लिया, मतलब बिना इसको चेंज करे, ठीक है। चलो भाई बच्चों, बन गया क्वेश्चन। तो आपको क्या याद रखना है इसके अंदर, ये चीज कि एवरेज कैसे निकलेगी 1/b माइनस ए करके, ये ऐसे निकलेगा, ठीक है। ये चीज याद रखनी है, बाकी तो आप संभाल ही लोगे, निपटा तो देंगे ही, क्वेश्चन चाहे जैसा भी आ जाए। हाँ भाई ये देखो, ये आपको हो गए ये क्या मिल गया, क्योंकि अब तक किसी वीडियो में ऐसा किया ही नहीं है हमने। आपके पास ना एक एरिया दे रखा है, और ये क्यों करा है, ताकि मैं कराते कराते बीच में ज़्यादा टाइम भी ना ले लूँ और माइनस प्लस की गड़बड़ भी ना कर दूँ। देखो आपको निकालना है एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय द पैराबोला। ये एक पैराबोला है, ठीक है, और ये दे रखी है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये पैराबोला जब आप देखोगे तो कौन से वाला है, देखो ये वाला पैराबोला है। अब आप कहोगे कैसे पता चला, हमें बता देते हैं। देखो कैसे पता चलेगा, एक्स स्क्वायर को इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस के 2 है, माइनस के y हो गया। अब एक्स स्क्वायर इसको क्या लिख सकते हो आप बच्चों, x माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 y माइनस 2, ऐसे लिख दिया। तो जब आपने देखा भाई 0 और 2 पे इसका क्या बन रहा है, वर्टेक्स बन रहा है, तो 0 2 ये पॉइंट बन रहा था, वर्टेक्स बना दिया। अब ये देखो ये माइनस लिख रखा है, हमारे पास क्या होते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। तो ये वाला कहाँ जाता है, नीचे की तरफ जाता है ना, इसका मुंह डाउनवर्ड पैराबोला है, तो ये डाउनवर्ड हमने इसका मुंह कर दिया। इतना क्लियर हो गया। अब उसके बाद ये मिटा देते हैं बच्चों, हमने पैराबोला ड्रॉ कर लिया, कौन से वाला था। अब y इक्वल टू -x लाइन कौन सी है, देखो y इक्वल टू x ये होती है, y इक्वल टू -x ये वाली होती है, तो ये वाली लाइन ड्रॉ कर ली, हो गया, ड्रॉ कर लिया डायग्राम। अब इसके बाद आसान है क्वेश्चन करना, देखो ध्यान से। अब आप निकाल लो दो इंटरसेक्शन पॉइंट, कौन कौन से, ये वाला और ये वाला। क्यों निकालने की ज़रूरत है, ताकि जो पैराबोला है ना, देखो ये वाला, ये पूरे इसका नीचे वाला रीजन आएगा, हमें इन दोनों के बीच का रीजन निकालना है। तो पहले पूरा रीजन निकाल लेंगे, उसके बाद कलर पे ध्यान देना। अब उसके बाद ये लाइन वाला है ना, जो ये देखो ये लाइन है, लाइन के नीचे वाला माइनस कर देंगे तो रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा ना, आ जाएगा। तो अब हमें इसके लिए इसकी लिमिट फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि कितने लिमिट तक एरिया निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, इसके इंटीग्रेशन पॉइंट फाइंड आउट करना है। वो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, एक ये रहा, एक ये रहा। देखो आप इस वैल्यू को इसमें रख दो,
आप इसमें रखोगे तो माइनस एक्स इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्र, माइनस ही खत्म कर दो इनका, एक्स स्क्र, ये उधर जाएगा माइनस ही होएगा, फिर प्लस में 2 इक्वल टू 0, ये बन रहा है एक्स स्क्र, ये है ना, ठीक है यही है। तो आप यहाँ से वैल्यूज निकाल लोगे इसकी, तो आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएंगे, ठीक है। देखो भाई कौन कौन से आ जाएंगे, ये रहे, तो जब x को -1 रखोगे तो y कितना आ जाएगा, -1 1, और ये कितना आ रहा है 2 -2, वैसे भी यही आने थे बच्चों, आपको ये देखना था 1 यहाँ पढ़ रहा है कि 2 यहाँ पे, क्योंकि y इक्वल टू क्या है -x, एक दूसरे के ऑपोजिट आने हैं इन्होंने, आ गए 2 पॉइंट। अब आपको लिमिट पता चल गई, आप किसकी लेना चाहोगे, देखो y यहाँ पर भी है, y यहाँ पर भी, अगर आप x की लिमिट बनाओगे ना तो आपको x यहाँ से निकालना पड़ेगा, फिर ये जाएगा, इसको लेके जाओगे 2 - y अंडर द रूट। अब इसका इंटीग्रेशन करना मुश्किल लगेगा ना, क्यों लगेगा, अगर आपको x की स्क्वायर का दूम है और x की पावर नहीं x + 1 की पावर कुछ कुछ करके 3/2, इसका इंटीग्रेशन, ये आसान लगता है ना, क्योंकि आप क्या करते हैं, डिवीजन आ जाती है, हाफ फ्रैक्शन पावर आ जाती है, उनसे भागते हैं थोड़ा सा। तो क्या करना है, इसको हम लेके जाएंगे किसके अंदर, सिर्फ y के अंदर। अब y के अंदर भी क्या, अरे -1 + 1, और ये है 2 - 2। अब देखो ध्यान से, ऊपर वाली कर्व कौन सी है, पैराबोला, तो रिक्वायर्ड में क्या होएगा, रिक्वायर्ड एरिया में ऊपर वाली कर्व में से नीचे वाली कर्व का माइनस कर दो, तो ऊपर वाली कर्व कौन सी है अपनी, ऊपर वाली कर्व अभी पैराबोला, तो 2 - x² हो गया, और माइनस में लिखना था आपने किसको, इसको, तो -x हो गया, तो ये बन गया +x, ये यहाँ पर आ गया। तो आपने इसका इंटीग्रेशन करना, अब लिमिट x की लेनी है आपने, क्योंकि y लिखा है, देखो रिक्वायर्ड एरिया क्या है y dx, तो यहाँ पर dx है, तो यहाँ पर x1 x2, किसकी लिमिट लिखोगे, x की, तो x कहाँ से कहाँ जा रहा है, देखो ये है आपका -1 से, और ये जा रहा है 2 तक, ये 2 तक जा रहा है, तो -1 से 2 तक सिंपल सा इंटीग्रेशन है, सोल्व कर देना प्लस माइनस करके, और 9/2 स्क्वायर यूनिट्स आपका आंसर आ जाएगा। इज दैट क्लियर और नोट, आसान क्वेश्चन था, और कहाँ से आया हुआ है, 12वीं क्लास में जो हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, किस चीज़ का आता है भाई, एप्लीकेशन ऑफ, देखो जितनी बार भी मुझे लगा है ना कि टफ इंटीग्रेशन कभी नहीं आता, पर ये क्वेश्चन देते ही ज़्यादा किस में से हैं, हमारे पास ना कम से कम भी 150 पेज का इंटीग्रेशन है चैप्टर, और उसके अंदर से ना उसका एप्लीकेशन जो कि 50 पेज का है ना, उसके अंदर से दे देते हैं 10 क्वेश्चन उठा के, और इंटीग्रेशन में से देते हैं 2 या 3, मुश्किल से 2 या 3, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा फोकस किस चीज़ पे करना है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पे और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पे, क्योंकि और बताने की भी क्या ज़रूरत पड़ती है कि डेरिवेटिव के ये तरीके होते हैं इंटीग्रेशन, क्योंकि एप्लीकेशन में यूज़ होने होते हैं। अब इसके अंदर यूज़ हो रहे हैं ना, या तो चलो पावर रूल लग रहा है, एवरेज निकालने के लिए ज़रूरत पड़ी ना a² - x² अंडर द रूट के फॉर्मूला की, तो इसलिए सिखाया जाता है ताकि आप एप्लीकेशन में यूज़ कर पाओ। क्लियर है भाई, ये 9/2 कितना बन जाएगा, 4.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, फंडामेंटल थ्योरम को यूज करके, ये लिखा है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल, डिटरमाइन होता है ये होता है डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल की वैल्यू निकालो, तो वो कैसे निकालते हैं बच्चों, वो ऐसे निकलती है, अपर लिमिट, लिख लेना ये चीजें, इस वाले में ना कुछ नई नई चीजें हैं, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में आ गया था, सेकंड वाले में एवरेज आ गया था, पीछे वाला तो आसान था। इसके अंदर क्या है, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रल की वैल्यू कैसे निकलती है, वो होती है अपर लिमिट, फिर डेरिवेटिव ऑफ अपर लिमिट, फिर माइनस में लोअर लिमिट, और डेरिवेटिव ऑफ लोअर लिमिट, ठीक है। तो कर दो भाई, अपर लिमिट क्या है, अपर लिमिट को फंक्शन में पुट करना है, ये तो मैंने लिखा ही नहीं, फंक्शन में पुट करो, तो कोस एक्स की टी की जगह पे क्या आ गया, x² हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करोगे तो 2x, माइनस में लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, कोस 1, और डेरिवेटिव करोगे तो 0, तो ये बन गया भाई 2x कोस x²। आसान है ना, ये तो मुश्किल नहीं था बच्चों, क्योंकि काफ़ी देर से ना पिछले वाली क्लास में भी, उससे पिछले वाले में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे, बहुत टाइम खा रहे थे, तो एकदम से ऐसा माइंड सेट हो गया कि पता नहीं कितना मुश्किल है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड जनरेटेड बाय द, वॉल्यूम निकालना एक सॉलिड का, सॉलिड कब जनरेट होगा भाई, रिवॉल्विंग द रीजन बिटवीन वाई एक्सिस एंड द कर्व। कर्व देखो क्या दे रखी है, वैसे तो ना इसके अंदर डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसने वॉल्यूम पूछा है,
वॉल्यूम पूछते हैं ना तो डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होती, एरिया पूछते हैं तो बिना डायग्राम हम कर नहीं पाते। इसलिए जब भी पूछा जाए आपसे एरिया इनक्लोज द रीजन या फिर एरिया अंडर द कर्व, तो आप डायग्राम जरूर बनाओ, ठीक है। और जब भी आपसे वॉल्यूम पूछे तो कुछ मत करो, क्या करो आप लिमिट पुट कर दोगे, वाई स्क्र dx कर दोगे और इधर आ जाएगा पाई, और यहाँ पर लिमिट है x1 से x2, ये मैंने लिख दिया, ये लगा दो, फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो y यहाँ पर क्या है, ये देखो, और ये है क्या, देखो ध्यान से देखोगे ना, ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये कैसे चलता है बच्चों, ये ऐसे चलता है, ठीक है। ये क्या होता है, एक्स वाई इक्वल टू 2, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो भाई ये हो गया। अब y की वैल्यू यहाँ पर आपके पास क्या है, 2/x, इसको यहाँ पुट कर दो तो पाई x1 x2 क्या है, देखो y ले रखा है हमें, किसकी निकाले, y की लिमिट दे रखी है तो 1 से 4 तक यही जाएगा ना, ना 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 ऐसे कैसे चला जाएगा, लिमिट y की थोड़ी नहीं दे रखी थी, जब भी मैंने करा इसके अंदर x की लिमिट थी। रुक जाओ बच्चों, गलत नहीं बताना मैंने आपको, बस ठीक है ठीक है ठीक है। आपने कुछ नहीं करना, बस जो ये x1 x2 है ना यही रख देने हैं, जो ये लिमिट दे रखी है यही रखना, और ज़्यादा कुछ भी नया नहीं करना है। तो पाई और 1 से लेके 4 तक, वाई स्क्वायर यहाँ से निकालोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हो, 4 x की पावर -2 आ जाएगा। तो मैं 4 को बाहर लिख रही हूँ, x की -2 dx को अंदर लिख रही हूँ, ठीक है। तो 4 पाई, और ये क्या बन गया, देखो ये बनेगा x की -2 + 1 -2 + 1 अपर लिमिट लोअर लिमिट। चलो भाई करो, ये होती है मजदूरी और कुछ नहीं। माइनस है, इसको माइनस को मैं बाहर निकाल लूँ। अब बचा आपके पास ये बना 1/x है, ठीक है, 1 से 4 तक, तो -4 पाई और 1/4 -1/1 ही हो गया, ठीक है। जब कैलकुलेशन की बारी आती है ना तो मैं भूल ही जाती हूँ, मैं टीचर भी हूँ, बच्चों के जैसे करती हूँ। इसमें से जाएगा तो -3/4, -3/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, 3 पाई आंसर आ रहा है। और आप देख सकते हो ये रहा ऑप्शन में, ठीक है। इसके अंदर आपने सिर्फ ना वॉल्यूम निकालने की बारी आती है तो पाई लगा दो आगे, और वाई स्क्वायर dx, और ये लिमिट दी होगी, इतना भी वो नहीं करेंगे कॉम्प्लिकेट कि हमारी जान ले ले दिल्ली बोर्ड वाले, ठीक है। ऐसा ही बनाएंगे क्वेश्चन कि आप बिना ये डायग्राम देखो, ये जब इसका डायग्राम जनरेट करोगे ना, वैसे समझ लो नॉलेज के लिए, ये ऐसे है, ठीक है, ऐसे जा रहा है, ये जब घूमेगा ऐसे तो देखो ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये पता नहीं क्या ही शेप बनेगी जब ऐसे घूमेगा। तो आप इमेजिन करना, इधर से पतला है, इधर से नीचे से भी पतला है, और इधर से चौड़ा, और ऐसे घूम रहा है, मतलब क्या ही शेप बन रही है आपको, मतलब सिर्फ इमेज ही कर पा रहे हैं ना। और इसका अगर वॉल्यूम पूछ रहे हमसे, भाई हमें गोले का पता है, मतलब स्फीयर का पता है, सिलेंडर का पता है, कोन का पता है, इनका बता सकते हैं, इसका तो नहीं बता सकते ना। कोन जो होता है ना उसको ऊपर से काट देते हैं, उसका भी बता सकते हैं, फिर इस वाली शेप का वॉल्यूम कहाँ है हमारे पास, तो इसका वॉल्यूम निकलता है इंटीग्रेशन से, जो कि फॉर्मूला याद रख लेना, ये रहा, क्योंकि काम यही चीज़ आनी है बच्चों। अगर कर्व बदल दिया यहाँ पर तो क्या करोगे आप, लिख देना यहाँ पे वाई का स्क्वायर करना है बस, ठीक है। वाई आपको गिवन होगा यहाँ पे किसी तरीके से निकालना, और कोई कर्व की इक्वेशन दे नहीं रखी कि आप इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो या कुछ और निकालो। और किसी मतलब आप कहीं कहीं पे देखोगे ना, तो मैंने खुद भी देखा भाई, एक आध टीचर का ऐसा हो जाता है भाई, थोड़ा सा मॉडिफाई करके अलग कुछ बना के करवा दिया, ऐसा नहीं है। आप जब भी करो, या मेरे से पढ़ो या किसी से भी, जब आपसे पूछा गया ना भाई रीजन वॉल्यूम निकालने का है, तो सबसे पहले क्रोम पे जाके ना, क्रोम सबके फ़ोन में है, डेटा सबके फ़ोन में है, वहाँ पे सर्च कर लो भाई वॉल्यूम निकालना है, एक कर्व रिवॉल्व कर रही है, तो आप झट से आपको ना सबसे पहला फॉर्मूला ये दिखेगा, x1 से x1 यहाँ पे पाई और वाई स्क्वायर dx, ठीक है। तो अब आपको ये दिखने के बाद आप क्या करोगे, सीधा सीधा ये कर्व की वैल्यू रख दोगे, ठीक है। अंधे होके किसी पे भरोसा नहीं करना, मुझ पे भी नहीं करना, ठीक है।
देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। बहुत आसान है बच्चों, ये एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है और ये मेरे फेवरेट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसके अंदर ना आपको एक वो होता है, जीरो से ए जा रहा है, फंक्शन है, और ये किसके इक्वल होता है, जीरो से ए जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एक्स के इक्वल होता है। डी एक्स यहाँ पर होता है ये बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है, इस प्रॉपर्टी को यूज करना है। और इसके ना 4 क्वेश्चन कर लोगे तो पेपर में बिना देखे भी कराओगे इनको, मतलब बिना कुछ भी ध्यान नहीं आएगा, ऑप्शन भी नहीं देखोगे ना तो भी आंसर याद रहेगा। देखो ध्यान से, जब मैं इसको सोल्व करूंगी, इसका नाम मैंने आई मान लिया, अब दूसरा आई क्या बनेगा, 0 से पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स। पूरा आपको ही करके दिखा रही हूँ, अगर क्लास में चल रहा होता ना एक करा के और जंप प्लस में। एक बच्चे इसके अंदर गड़बड़ है, देखो ये अलग अलग रूट है, ये दूसरे वाले ने ऊपर रूट चढ़ा रखा है, ऐसा कभी नहीं होता। यहाँ पर है कितना है, कोस पाई बाय 2 माइनस एक्स। ध्यान से देखो, अब डी एक्स है यहाँ पर, ये मैं सोचना लिखा नहीं है तो मतलब याद ही नहीं रहता, जरूरत नहीं है ना इसके अंदर। देखो ये बन गया कितना, पाई बाय 2 माइनस हो रहा है तो माने कोस बन गया, कोस एक्स अंडर द रूट अपॉन में ये बन गया कोस एक्स अंडर द रूट, प्लस में ये बन गया साइन एक्स अंडर द रूट और डी ऑफ एक्स, और ये है इंटीग्रेशन चल ही रहा है। अब देखो आप इसको देखोगे और इसको देखोगे तो आपको क्या नजर आ रहा है, अभी नीचे वाले तो सेम है और ऊपर वालों को अगर जोड़ दोगे तो सेम हो जाएंगे ना। तो आपने क्या करना है, जैसे लिखते होते हैं ना इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, और 1 और 2 को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा भाई, देखो ये आई था ये आई था तो 2i हो गया, i प्लस आई क्या 2i हो गया। उधर हमने इसको ऐड करा तो ऊपर भी साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ये भी अंडर द रूट वो भी, नीचे भी सेम, तो कट के सारा 1 बच गया ना, हो गया खत्म। यहाँ पर क्या है 0 से पाई बाय 2, मतलब इंटीग्रेशन के इतिहास के ना सबसे आसान क्वेश्चन कोई होते हैं तो वो ये होते हैं। ठीक है, दिखते ऐसे पता नहीं कैसे सोल्व होंगे और हो जाते हैं चुटकियों में सोल्व। तो इसको लिखोगे भाई x और पावर हो गई, पावर के अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पाई बाय 2 हो गया। अब आपको ना यहाँ पे थोड़े जज्बाती नहीं होना कि आंसर आ गया। ठीक है, अब वापस ना इधर भी देखना, इधर 2i रखा है पर हमें i की वैल्यू चाहिए ना, हमने i इसको मानना है, हमसे इसी की वैल्यू पूछी है, इसने नहीं कहा था हमें ऐसा करने को, हमने खुद किया है ये सब। ठीक है, तो i क्या आ जाएगा भाई, वो वाला 2 इसके डिवाइड में ले आओ तो पाई बाय 4 आ जाएगा। और ऐसे ऐसे ना 15 से 20 क्वेश्चन तो मैं क्लास में भी करा दूंगी। ठीक है, और ऐसे करा देंगे, याद हो जाएंगे आपको। पाई बाय 4 देख लो, चमक रहा है, ये चमक रहा है। ठीक है, ग्रीन स्टिक के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, ऑर्डर एंड डिग्री। ये मजे की क्वेश्चन है, मजे की क्वेश्चन कैसे है, ऑर्डर एंड डिग्री बताना, और ये हर पेपर में मिलता है। पीजीटी आप जहां मर्जी देने चले जाओ, चाहे दिल्ली का हो, चाहे चंडीगढ़ का हो, चाहे आपके स्टेट का हो, आपको क्या मिलेगा, ये हर जगह मिलेगा, वो केवी एनवी जेएनवी जो मर्जी हो। ठीक है, देखो ऑर्डर एंड डिग्री पूछा, उसके लिए सबसे पहले आपको क्या देखना है कि पावर है ना, ऐसे बोलते हैं घटा में हो ना बटा में हो, जब हमने स्कूल में सीखी ना घटा में ना बटा में। तो क्या करो, ये घटा बटा खत्म कर दो, पहले करो भाई खत्म। यहाँ पे आपको 2 नजर आ रहा है 1/2, तो क्या करो, दो, एक तो नजर आ रही है क्या इक्वेशन, ये है इज इक्वल टू 1 प्लस में dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर, और इसकी पावर है 3/2। तो यहाँ पर बाय में 2 है, माने कि अंडर द रूट है, तो आप दोनों साइड स्क्वायर कर दो। जब हम स्क्वायर कर देंगे, देखो जब हम इसका भी स्क्वायर करेंगे इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये पावर कटेगी। अब हमने देखा भाई अब इसके अंदर घटा बटा कुछ नहीं रहा। ठीक है, ये देखो ये एक सीधी सी इक्वेशन बन गई अब हमारे पास, इसकी पावर है 3। ठीक है, घटा बटा खत्म हो चुकी है। अब जब आप इसको खोलोगे तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स ही आना है आगे पावर्स में, और यहाँ पर आप जब देखोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई में डी एक्स स्क्वायर है, माने कि मैक्सिमम कितने ऑर्डर तक डेरिवेटिव हुआ है, 2 ऑर्डर तक। तो ये हो गया, तो ऑर्डर हो गया, ऑर्डर कितना हो गया इसका 2, और डिग्री इसी की जो पावर होती है वही हमारी डिग्री होती है, तो वो भी कितना बन गई 2, और ये रहा आंसर। चमक रहा है, इतना सा कंसेप्ट है इसका, और इसमें भी गलती कर देते हैं बच्चे, क्योंकि कई बार ना हम आसान चीज़ों को आसान छोड़ के छोड़ देते हैं, आसान समझ लिया हमने छोड़ दिया उसको, पर वो भी एक ही नंबर दिलाएगी जितना वो पीछे वाले मुश्किल से क्वेश्चन दिला रहे थे ना 1 नंबर, ये भी वही 1 नंबर दिलाएगा। तो इनकी इज्जत करा करो इन क्वेश्चनों की। ठीक है, मैं भी करती हूँ, मैंने 1-2 बार ऐसा फील करा है, मतलब कि मैं आसान समझ के गलत कराती हूँ, और फिर घर आके कहता है यार 1 नंबर फिर गया। फिर पता चलता है इनकी इज्जत करनी बहुत ज़रूरी है, इनकी अहमियत समझनी है आपने ज़िंदगी में बस। चलो भाई आगे, बढ़िया सा क्वेश्चन है। देखो
डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करने के तीन चार तरीके हैं, जैसे कि पहला वेरिएबल सेपरेट करते हैं, और वेरिएबल सेपरेट ना हो तो जो अलग चीज़ होती है उसको पुट कर देते हैं, सब्सटीट्यूशन कह देते हैं उसको, और वो भी ना हो तो वाई इक्वल टू वी एक्स, ये भी सब्सटीट्यूशन है। और उसके बाद कौन सा होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला होता है, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर से करते हैं हम। तो मेनली तीन चार तरीके होते हैं, तीन मैंने बता दिए, चौथा फिर क्लास में बता दूंगी, ठीक है। अब आपको बताना है डिफरेंशियल, और जब आप ग्रेजुएशन वाली उठा लेते हो ना, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, अलग मैथ ही है उनके, 12वीं में तो ये चैप्टर है, उनके अंदर तो पता नहीं कितने ही तरीके हैं बच्चों सोल्व करने के। सर उठाओगे एक बार, उठा लो क्या, इसको बंद करोगे, म्यूट नहीं होएगा? सॉरी बच्चों, 1 मिनट का आपका ब्रेक लेना पड़ा, समथिंग वॉज वेरी अर्जेंट। देखो इसके अंदर आपने क्या करना है, थोड़ा सा स्पीड से कर लो भाई, इसके अंदर ना सब्सटीट्यूशन करना है, क्योंकि देखो हम इसके अंदर ना वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पा रहे, आप जितनी भी मर्जी कोशिश करोगे वेरिएबल सेपरेट नहीं कर पाओगे, तो आपने क्या करना है, वाई को वी एक्स पुट कर देना है। तो अब ऐसा करोगे तो क्या होगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स, अब इसका करोगे बाय पार्ट, तो v एज इट इज x का हो जाएगा 1, फिर x एज इट इज डी वी बाई में डी एक्स, और ये सब आपने यहाँ पुट कर देना। कैसे पुट करोगे, देखो पहले तो इस dx को इसके डिवाइड में ले जाओ, और ये ना इसके इक्वल 0 है, ठीक है, क्योंकि बिना उसके तो इक्वेशन ही बनेगी, एक्सप्रेशन रहेगा और इक्वेशन ही तो सोल्व क्या करेंगे, ठीक है। तो इक्वल टू 0, तो आपके पास बन गया वाई स्क्र माइनस एक्स वाई और प्लस में एक्स स्क्र डी वाई बाई में डी एक्स इक्वल टू 0। तो डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे ये रखना है मैंने। अब देखो y की जगह पे क्या है, वी स्क्र एक्स स्क्र माइनस में y की जगह वी एक्स है तो वी एक्स स्क्र, ठीक है, प्लस में क्या है एक्स स्क्र तो है ही है, और डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे रखोगे तो ये मिटा ही दो क्या यहाँ से बच्चों, v प्लस में x डी वी बाई में डी एक्स। अब आप ना इसके वेरिएबल सेपरेट कर पाओगे, अब ध्यान से देखोगे तो आपके पास क्या क्या आ गया बच्चों, इसमें से आपका एक्स स्क्र कॉमन आ रहा है, इसमें से एक्स स्क्र कॉमन आ रहा है, उसको उधर ले जाके 0 कर दोगे, हो गया खत्म ये तो। अब यहाँ से देखो ये खत्म ये खत्म, और इसको सोल्व करोगे तो माइनस वी है, ये प्लस वी है, तो ये भी खत्म हो गया। अब बचा वी स्क्र इज इक्वल टू माइनस एक्स डी वी अपॉन में डी एक्स, इसको मैंने उधर भेज दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है बच्चों, इसको उधर ले जाओ और इन एक्स वेरिएबल सेपरेट कर दो, मतलब कहने का यही मतलब है मेरा। तो डी एक्स अपॉन में एक्स हो गया और माइनस में डी वी अपॉन में वी स्क्र हो गया। अब इंटीग्रेशन कर दो, वेरिएबल सेपरेट कर दिए ना, हमारा मकसद होता है घूम फिर के हम ना वेरिएबल सेपरेशन पे आ जाए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर और जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका अलग तरीका होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, घूम फिर के सब्सटीट्यूशन से हम उस पर आ जाते हैं वेरिएबल सेपरेशन पे। तो ये आ चुका अब हमारे पास, इसको सोल्व कर लो बच्चों। ये हो गया आपका log ऑफ एक्स, और ये बन जाएगा आपके पास क्या, देखो v की -2 + 1 -2 + 1, ये -1 उसको खत्म कर देगा, तो ये बच गया 1 अपॉन में v, ठीक है। तो इधर बच रहा है भाई 1 अपॉन में v प्लस में c, ये c एडजस्टेबल होता है, इसको जहां मर्जी लगा दो। तो 1/v करोगे, v क्या देखो यहाँ से v कितना आ रहा है, y बाय में x, तो 1/v कितना हो जाएगा, x बाय में y। तो यहाँ पर आपने क्या रखना है, log ऑफ x इज इक्वल टू x बाय में y और प्लस में c। अब मैंने कहा ना c एडजस्टेबल होता है, ये देखो c है ना, या तो यहाँ लगा लो या यहाँ लगा लो, आपकी मर्जी है, ऑप्शन देख के लगा लेना, कोई चक्कर नहीं। ये देख ला करो बाकी का जो सही आ गया ना c को छोड़ के, तो आपका सही होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चों, सॉल्यूशन बताना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। डिफरेंशियल इक्वेशन ये यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, सिर्फ इक्वेशन लिख दिया, क्योंकि डी बाई डी एक्स है ना। तो आप क्या करो, पहले देखो इसको ऐसे बनाओ, x प्लस में y और डी वाई बाई में डी एक्स इक्वल टू हो गया, ये उधर चला गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, 1 बच गया। 0 मत लगा देना, क्योंकि मेरे भी दिमाग घूम रहा था 0 बना दूँ, नहीं था ना, 0 बनाते गलत हो जाता।
ये उधर डिवाइड में जाएगा तो इधर 1 बचेगा बच्चों, ठीक है। अब देखो ध्यान से, हमें क्या करना है, क्या हम एक्स वाई को अलग कर पा रहे हैं? नहीं ना, पुट कर दो इसको फिर से, भाई एक्स प्लस वाई को मैंने कर दिया टी पुट कर दिया। अब डेरिवेटिव करो एक्स के रिस्पेक्ट में, तो 1 प्लस में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई में डी एक्स हो गया, और डी वाई बाई डी एक्स चाहिए ना, तो इनको क्या कर देते हैं, डी टी अपॉन में डी एक्स माइनस 1 हो गया। यहाँ पुट करोगे बच्चों तो देखो कोस टी, और ये बन गया बच्चों डी टी अपॉन में डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 1 है। अब क्या करो, पहले हम अंदर मल्टीप्लाई कर ले, इसको डिवाइड में भेज लो उधर, डी टी अपॉन में डी एक्स माइनस 1 और 1 माइनस में कोस टी है बच्चों, कोस टी। अब इसको उधर ले जाओ, ये माइनस 1 है इधर, इसको भी उधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा प्लस का 1। और रुक जाओ, ऐसे कर देती हूँ मैं, इसको अंदर भेज लो पहले, कोस टी डी टी अपॉन में क्या है डी एक्स, और जब इसको इधर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा कोस टी डी एक्स, और इसको मैं साइड में भी भेज रही हूँ बच्चों, ये देखो। अब आपके पास क्या आ गया भाई, कोस टी डी टी माइनस में इसको उधर भेज दो तो 1 माइनस कोस टी, धीरे धीरे देखोगे ना पूरा समझ आ जाएगा, ऐसा लगे कि थोड़ी जल्दी हो रही है, जल्दी नहीं है ये। इसको इधर लेके जाओ तो कोस टी अपॉन में 1 माइनस कोस टी डी टी। अब हो गई ना वेरिएबल सेपरेबल। अब आपने कुछ नहीं करना, सिंपली बच्चों देखो इंटीग्रेशन करना है। करोगे कैसे, देखो यहाँ पर माइनस लगाओ 1, ठीक है, यहाँ पे फिर एक माइनस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस 1, ये हो गया। देखो हमने क्या करा है, इसको माइनस बनाया ना मैंने, ठीक है, एक बार इसको मिटाओ, प्लस का 1 करा, और बनाना तो हमने यही है, ठीक है। तो अब आप इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा आपके पास, 1 माइनस, देखो ये इसके आगे माइनस लगा के ये 1 प्लस 1 हुआ है, इधर भी प्लस 1 हुआ है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। इसको ऐसे करो बच्चों, यहाँ ये मिटा दो, ठीक है। देखो ये माइनस लगा दिया, ये उधर प्लस हो गया, इसके आगे एक माइनस लगा, ये मैंने क्यों लगाया है, यहाँ भी लगा लो ताकि मर्ज हो जाइए, ठीक है। देखो ध्यान से, ये पहले माइनस लगाया, यहाँ लगा दो, बस हो गया, बात खत्म। अब ये प्लस 1 हो गया और ये हो गया माइनस 1, इसको छोटा करो, कोस टी माइनस 1। अब क्लियर है, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, ध्यान से देख लेना, क्योंकि कोस के आगे प्लस था बच्चों, तो उसको माइनस ऐसे तो नहीं बना सकते ना, अपनी मर्जी थोड़ी ना चलती है। इधर माइनस लगाया तो इधर माइनस लगा दिया, हो गया इक्वल। उसके बाद मैंने प्लस 1 यहाँ करा है, देखो, और माइनस 1 यहाँ करा है। आगे क्यों करा मैंने, क्योंकि हमें नीचे वाले जैसा बनाना है बच्चों। हम एडजस्टमेंट क्यों करते हैं, ताकि कुछ काट सकें, और प्लस 1 माइनस 1 कर सकते हैं ऐसे। देखो प्लस 1 करो, साथ में उसी में से माइनस 1 कर दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब एडजस्ट करना आपने, तो जब आप इसको एडजस्ट करोगे, देखो ध्यान से, ये वाला नीचे वाले के जैसा है, ठीक है, ये मिटा दो यहाँ से। अब वो नीचे वाले के जैसा है तो ये बन गया कट के 1 माइनस में, इधर क्या था, देखो माइनस 1 है तो 1 अपॉन में 1 माइनस कोस टी, ये हो गया। और ये सारा चल रहा है बच्चों डी टी, और उधर आ रहा है माइनस डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दो, ये बन गया टी माइनस में 1 अपॉन में, ये क्या होता है बच्चों, 1 माइनस कोस टी, ये होता है 2 वेट, मैंने गड़बड़ करी है कुछ, क्योंकि ये बनेगा प्लस बच्चों। वापस आ जाओ, ठीक है, वापस आ जाओ, और कहाँ पर वापस आ जाओ, यहाँ ढूंढो, ये माइनस है, ये उधर जाएगा, ये भगवान, ये माइनस था यहाँ पर, देखो ये माइनस है ना, तो ये उधर जाएगा, ये माइनस तो इधर आके प्लस बनेगा, बस कर दी। एक छोटा सा माइनस है और लेके बैठ जाता है बहुत देर हमारी, कोस टी, और अब डिवाइड में लेके आओगे 1 प्लस में कोस टी डी टी। लो भाई, खोदा पहाड़ निकला चूहा, ठीक है, ये कट गया, 1 माइनस में 1 अपॉन 1 प्लस कोस टी, और ये चल रहा है बच्चों इंटीग्रेशन डी टी, इधर है डी एक्स, माइनस पता नहीं क्यों गड़बड़ कराता है। तो इसका करोगे बच्चों इंटीग्रेशन टी आ जाएगा, 1 अपॉन में 1 प्लस कोस टी होता है, देखो हाफ फॉर्मूला लगाओ तो 2 कोस स्क्वायर टी बाई 2 बनेगा, उसको ऊपर लेके जाओगे तो सीकेंड स्क्वायर टी बाई 2, और 1 बाई 2 तो है ही यहाँ पे, 1 बाई 2 तो है ही, और सीकेंड स्क्वायर टी बाई 2, और जब इसका इंटीग्रेशन करोगे बच्चों, ये भी मिटा दूँ,
क्योंकि अब नहीं है गलती, अब मुझे याद आ गया गलती नहीं है इसके अंदर। और इधर है x प्लस में c है, ये आपकी मर्जी किधर लगाओगे। देखो जब इसका इंटीग्रेशन करोगे ना आप, तो आपके पास क्या आने वाला है, देखो सीकेंड स्क्वायर का क्या होता है, टेंजेंट t बाई 2, और इसका करोगे तो आपके पास हो जाएगा हाफ, तो इससे ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू x प्लस में c बच गया। तो अब देखो आप क्या करोगे, इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आंसर आ रहा है t माइनस में टेंजेंट t बाई में 2 इज इक्वल टू x प्लस में c। अब आपने t को c रीसब्स्टिट्यूट कर देना है, जो कि हमने शुरू में लिया था, ये था x प्लस में y, यही लिया था, माइनस में टेंजेंट x प्लस वाई बाई 2, और ये है x प्लस में c। तो x से x कैंसिल हो रहा है, y माइनस में दिस, और इसको अगर उधर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये बन रहा है देखो y टेंजेंट x प्लस वाई। अच्छा यहाँ पर 4 था, मेरी नज़र इस पे आई, ठीक है। देखो बच्चों ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक है, ध्यान से देखो ऑप्शंस को कैसे घुमाया है, नीचे सिर्फ 4 है और इतना छोटा नज़र भी ना आए, कंप्यूटर पे है ये हमारा CBT है ना, तो इतना छोटा तो नज़र भी ना आए, और हम यहाँ देख के भी मिल रहा है ये रहा, क्योंकि नीचे से नज़र लास्ट ऑप्शन पे जल्दी जाती है ना हमारी। तो हो गया भाई इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन। कितना टाइम हो गया सर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि मुझे अभी के लिए घर जाना है, समथिंग अर्जेंट।